जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, पेपर जिनका कल है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी के लिए एक ऐसा पेपर यानी कि एक ऐसा संभावित पेपर साथियों मैं लेकर आया हूं जिस पेपर को आप सभी लोगों को साथियों जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस पेपर में साथियों मैंने सब कुछ कवर अप किया है। पूरे मॉडल पेपर का हल देखेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे बिहार जीके, चाहे जीके जीएस, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो। पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और ये आपके पेपर के लिए साथियों बहुत कारगर होगा। ये समझ लीजिए, गागर में सागर में आपको समर्पित कर रहा हूं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक आप लोग यहां पर देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए, तो पहला सवाल साथियों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कब मनाया जाता है आपको बताना है, 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को। तो अगर आपका जवाब 14 सितंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विद्यालय यानी कि विद्यालय की अगर संधि विच्छेद पूछी जाए तो आपको विद्याधन आलय बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगी तो आप किसका चयन करेंगे साथियों, मुझे बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बता देता हूं, किसी शब्द में दो मात्राएं लगी हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है, और अगर किसी शब्द में एक मात्रा लगी हो तो वहां पर गुण संधि होती है। लेकिन यहां पर विद्यालय शब्द में साथियों आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो सूर्योदय की अगर बात करें, ये तो सिंपल सा है साथियों, बिल्कुल सूर्यधन उदय। ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो क्या होगा साथियों, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए, रति होगा, बिल्कुल साथियों रति होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, बताइए। तो सीमा, उसके अलावा उपाध्याय, संगम उपाध्याय, है ना। शुभम कुमार आंसर दे रहे हैं, तो सभी लोग आंसर दीजिए, जिन जो लोग भी यहाँ पर लाइव वॉचिंग कर रहे हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन कहा जाता है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस सवाल को, है ना। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो इसको अधोपांत कहेंगे, इसको आदि कहेंगे, इसको दिगंत कहेंगे, या इसको अंतिम कहेंगे। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, इसको आधोपांत कहा जाएगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आधोपांत हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं साथियों, बचपन से ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहा जाता है साथियों, फटाफट बताइए। चलिए, क्या वर्णमाला साथियों हम लोग शब्दों के समूह को कह देते हैं, या वर्ण समूह को कह देते हैं, शब्द गणना को कह सकते हैं, या व्यवस्थित वर्णों का समूह। देखिए, वर्ण समूह होना चाहिए लेकिन व्यवस्थित वर्ण समूह होना चाहिए। इसलिए कुल मिला के साथियों आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आप लोग। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अब आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि भैया स्वर क्या कौन कौन से होते हैं, है ना। स्वर कौन सा नहीं है, छोटा आ एक स्वर है, छोटा ऊ एक स्वर है, ए एक स्वर है, लेकिन बा की अगर बात करें ये स्वर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साथियों व्यंजन है ना। तो साथियों आंसर फटाफट आप लोग देते जाइए। टोनी बॉय डी दे रहे हैं, पंकज यादव ए दे रहे हैं। चलिए, अगला सवाल देखिए और कोशिश कीजिए इस सवाल का जवाब देने की। आपसे पूछा यह जा रहा है कि भौम का विशेष रूप क्या होगा। तो भौम का विशेष रूप साथियों भूमि होता है। क्या होता है, भूमि होता है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन शब्द की अगर बात करें ना तो ये एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों 10 सवाल तो आपके हो गए पूरे के पूरे हिंदी के। अब हम लोग यहाँ पर जीके जीएस, विज्ञान, करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ को देखेंगे। पूरे 100 सवालों तक हम लोग यहाँ पर सफर तय करेंगे, है ना। तो सीमा गुप्ता आंसर दे रही है, नीतीश गुप्ता आंसर दे रहे हैं। अब जीके के आपके सवाल शुरू होते हैं, तो इन सवालों के साथों आप लोग आंसर देते जाइए, है ना। चलिए, तो देखते हैं साथों किसके किसके आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से जाएंगे। तो 11वां सवाल है, कह रहे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो एक तरीके से अगर बात करें, लोकसभा के सदस्य करते, स्थानीय निकायों के सदस्य करते हैं, या साथियों राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। मैं कहूंगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उसके बाद देखिए, कह रहे कि संघ राष्ट्र के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो संघ राष्ट्र के उद्देश्य इसमें से कौन कौन से हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ये संघ राष्ट्र का उद्देश्य है। उसके अलावा विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, यह भी एक उद्देश्य है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त कर देना, यानी कि जो देश
जो देश साथियों भंग कर रहे हैं शांति को, उनको क्या बर्खास्त, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, ये भी है। मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो सिद्धार्थ ने साथियों किस धर्म की स्थापना की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को साथियों शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, एक बार शेयर कर दीजिए। उनको भी, उनका भी कल वल पेपर होगा, है ना, कल हो या आने वाले दिनों में हो। तो मैं कहूंगा अगर आप इस वीडियो को उन तक शेयर करेंगे तो उनका बहुत भला होगा, अच्छा लगेगा उनको, वो भी आपका शुक्रिया बोलेंगे। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपका जवाब एनी बेसेंट है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो किस घटना की बात चल रही है, जर्मनी का सुडेनलैंड पर दावा, नहीं। स्पेन का गृह युद्ध, बिल्कुल साथियों स्पेन का गृह युद्ध, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, साथियों बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों नर्सिंग गर्ल्स अंजलि हैं, उसके अलावा शुभम कुमार हैं, नीतीश हैं, टोनी हैं, संगम है, पंकज हैं, आशीष हैं, सानिया हैं, सभी। चलिए सभी लोग आंसर देते जाइए। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो मैं कहूंगा इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। इस सवाल की अगर बात करें तो आपका जवाब खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो आपको यह बताना है इनमें से क्या क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम थे। तो अगर बात करें साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, बिल्कुल सही बात है। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, बिल्कुल। सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार की स्थापना हुई, बिल्कुल। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, तो इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुई, ये सही नहीं है, ये परिणाम नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साथियों कब हुई थी, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए तो क्या आपका सातों जवाब हो सकता है, एक बार कमेंट में आप लोग आंसर देकर मुझे बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए फटाफट सातों आंसर आप लोग देते जाइए, क्या क्या इस सवाल का सही जवाब आपका हो सकता है। तो अगर साथियों आपका जवाब क्या है तो बिल्कुल सही होगा। अगर आपका जवाब 1930 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो साथियों किस क्षेत्र में सहयोग दिया, मैं कहूंगा महिला सशक्तिकरण में इन्होंने सहयोग दिया। आंसर आपका भी हो जाएगा। कह रहे कि किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था, एक बार साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो फटाफट साथियों आप लोग आंसर यहां पर देते जाइए, है ना। देखिए अगर आपका जवाब साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। तो इनमें से कौन सी घटना साथियों प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, आपसे पूछा जा रहा है। महान साम्राज्यों का अंत ये परिणाम था। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ये साथियों नहीं था। अधिनायकवाद का उदय, ये भी सही है। राष्ट्रसंघ की स्थापना, ये भी सही है। गलत है, ये सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पर साथियों फटाफट आंसर आप लोग बताते जाइए। तो अगर बात करते साथियों इस सवाल के जवाब की कि आपका यहाँ पर सवाल का जवाब क्या हो सकता है,
तो विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि उपकरण जो वायु दाब मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वायु दाब मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या इसको बैरोमीटर, थर्मामीटर, हेक्टोमीटर, एनोमीटर? मैं कहूंगा इसको बैरोमीटर कहा जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको क्या कहा जाता है? चलिए भाई, उसको क्या कहा जाता है एक बार आप लोग बताइए। तो उसको ओजोन मंडल कहा जाता है, बिल्कुल सही साथियों, उसको ओजोन मंडल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ओजोन मंडल ही कहा जाता है ना। चलिए, तो RWA एस्पिरेंट यहाँ पर हैं, रानी कुमारी हैं, संगम हैं, सानिया कुमारी हैं, एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल हैं, अभी हैं, नर्सिंग गर्ल्स, अंजलि हैं, ज्योति हैं, नसीब आलम हैं, अमन हैं। चलिए, सभी लोग साथियों फटाफट आंसर आप लोग देते जाइए, है ना, और तैयारी आपकी तगड़ी हो जाएगी। बस थोड़े से धैर्य के साथ इन सभी सवालों को आप लोग देखते जाइए। सरदार सरोवर बांध साथियों किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब नर्मदा नदी है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 0.03% साथियों होती है। उसके बाद देखिए, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? मैं कहूंगा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। किस दिशा? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला सवाल, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन रेखाओं को साथियों आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। साथियों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को साथियों पास करना चाहते हैं, तो आपको 3 प्रकार की PDF बताई जा रही है, पहली, दूसरी और साथियों तीसरी। देखिए, जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है ना, वैसे आपके 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, और साथियों सोल्यूशन के साथ हल सहित आपको दिए जाएंगे, है ना। उसके अलावा साथियों क्या होगा? उसके अलावा आपको PYQ दिए जाएंगे, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, पिछली साल पेपर हुआ था, उन सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, क्योंकि यहां से 50 से 60% एग्जामिनर सवाल उठाता है। वो नए नए सवाल नहीं बनाएगा, वो पुराने पेपर में से सवाल उठा लेगा। तो अगर आप इस PDF को देख लेंगे तो ये 50% सवाल आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। और उसके अलावा 10 मॉडल पेपर से कुछ नहीं 30% तो कंटेंट आपका फंसेगा ही फंसेगा। उसके अलावा 1000 क्वेश्चन आपको साथियों बहुविकल्पीय टाइप से दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर के, है ना, करंट अफेयर के दिए जा रहे हैं। तो ये सारी PDF अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं 75% तो हर हालत में कंटेंट आपका फंसेगा फंसेगा यहां से। तो ये PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल PDF का, उस लिंक से जाकर आप इस PDF को साथियों प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब बात यहां पर हम लोग कर लेते हैं, जो जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है, वो नदी इसमें से कौन सी है? तो मैं कहूंगा वो नदी चंबल नदी है। चंबल नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि आर्द्रता, क्या साथियों? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है, तो वो क्या है साथियों? वो सापेक्ष आर्द्रता है। सापेक्ष आर्द्रता आपका सही जवाब है। अगला देखिए, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वो कहलाता था, यानी कि उसका नाम क्या था? उसका नाम पेंजिया था। ये छपेंगे साथियों, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ये सारे क्वेश्चन। इसलिए इन सभी सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या होता है? तो क्या साथियों विन्यास याद रखेंगे? सियाल, सीमा, निफे। तो सियाल, सीमा, निफे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? तो वो क्या, कौन सा है साथियों? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। भूमध्य सागरीय प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि फल, है ना, एक तरीके से बात करें, कृषि के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश। उसके बाद देखिए, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? बताइए। चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए 1955 में साथियों पंचशील का प्रतिपादन किया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पर मैं देख रहा हूं सभी लोगों का आंसर जो है ना
वो साथियों लगभग लगभग आ रहा है। तो बस आप लोग सही जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए, इसका सवाल का आंसर जिनका भी बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, यानी कि रामचरितमानस किसने लिखी थी साथियों, मुझे बताइए। अच्छा, ये किस भाषा में लिखी गई थी, ये आप एक बार कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट को यहाँ पर देख रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन सही बताता है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय रुपए का नया प्रतीक, ये जो आपको दिख रहा है ना साथियों, भारतीय रुपए का नया प्रतीक, ये किसने तैयार किया, इनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम साथियों डी उदय कुमार है, और भारतीय रुपए का नए प्रतीक साथियों इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, बताइए साथियों। फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है साथियों, उत्तराखंड में जो है ना ये फूलों की घाटी स्थित है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि शांत घाटी कहां पर स्थित है, तो आप क्या जवाब देंगे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। अगला देखिए, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अमजद अली खान की अगर बात करें तो ये तो सरोद वादक हैं। कौन है साथियों, ये सरोद वादक हैं, यानी कि सरोद बजाया करते हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, मुझे बताइए। चलिए फटाफट सा तो इस सवाल का आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए भाई, तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर जीन हेनरी ड्यूरेंट है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। तो अपने साथ साथियों क्या ले जाती हैं, ये बात आपको याद रखना है साथियों, अपने साथ ये ऊर्जा ले जाती हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, या बर्नौली प्रमेय, या आवोगाद्रो परिकल्पना, या संवेग संरक्षण। इस सवाल का जवाब आपका संवेग संरक्षण हो जाएगा, यानी कि रॉकेट के सिद्धांत पर संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये एक नारा है, और ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये नारा साथियों एक तरीके से अगर बात करें, बोस्टन टी पार्टी के द्वारा, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र के द्वारा, या स्टाम्प एक्ट के द्वारा, या पहले महादेशीय सम्मेलन में, मैं कहूंगा पहले महादेशीय सम्मेलन में साथियों ये नारा दिया नहीं दिया गया, बल्कि स्टाम्प एक्ट में दिया गया था, है ना, मुझे ऐसा लगता है स्टाम्प एक्ट में दिया गया था। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। उसके बाद देखिए, कहने के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, लुधियाना में, जालंधर में, या चटगांव में हुआ था। तो जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मपंथी राष्ट्र है, तानाशाह वाला राष्ट्र है, या राजतंत्र राष्ट्र है। तो इस सवाल का जवाब साथियों आपका क्या होगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद देखिए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत में आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। क्या आपका जवाब होगा, फटाफट मुझे आप लोग बताइए जरा। तो आपका जवाब राजीव गांधी हो जाना चाहिए, यानी कि राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अगर बात करते हैं साथियों, तो जो बहुजन समाजवादी एक तरीके से, तो बहुजन समाज पार्टी है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। ये कथन किसका है, ये कथन आपको बताना है। तो ये कथन की अगर बात करें साथियों, क्या आपका जवाब यहाँ पर हो सकता है, बताइए। तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर हो जाएगा एक तरीके से अब्राहम लिंकन हो जाएंगे, यानी कि ये कथन किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन का साथों ये कथन है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए। संघ और राज्यों के बीच की सत्ता का विकेंद्रीकरण को संघवाद कहते हैं, सत्ता के केंद्रीकरण को कहते हैं, सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों के होने को कहते हैं, या अधिकार तंत्र के पास समस्त अधिकार के होने को कहते हैं। मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा संघ और राज्य के बीच सत्ता के
विकेंद्रीकरण को साथियों क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो हमें यह मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य क्या क्या थे, बताइए भाई साहब। राष्ट्र के विकास के लिए उम्दा स्तर की शिक्षा एकमात्र मार्ग है ना। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि, ऐसा नहीं है। ये तो सबसे खराब बात लग रही है, तो यही साथियों आपका आंसर हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या क्या करना चाहिए ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो बेरोजगारों को रोजगार, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, है ना, या सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, नागरिकों के ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, बताइए। देखिए, नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि जिसमें दो है वो गलत है, तो इसमें दो है ये गलत है ना। उसके अलावा अगर बात करें, इसमें दो है ये गलत है, इसमें भी दो है ये गलत है, मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऐसे भी आप साथियों राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सर मुझे बीएसएफ की तैयारी करना है, जीतू कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सिलेबस देखिए और उसमें जीके आती है, तो जीके आप यहाँ पढ़ लें, आपकी जीके स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। और जिनका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उनके लिए तो साथियों एक तरीके से तैयारी उनकी मजबूत ही चल रही होगी, है ना। और क्लास आपकी ये चल रही है, उसको देखिए आप क्लास को, और अपने परीक्षा को अच्छे तरीके से आप लोग दीजिए। कह रहे कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो नस्लवाद का अर्थ क्या होता है साथियों? रंगभेद होता है, ये परीक्षा में आएगा, रंगभेद आपको बता के अगला क्वेश्चन देखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो साथियों एक तरीके से बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ तो संबंधित थे, बौद्ध धर्म के साथ भी संबंधित थे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में तो संबंधित थे ही थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग में संबंधित नहीं थे। अब नहीं थे साथियों, तो ये क्या होगा? यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि महिलाओं के मत अधिकार से संबंधित मत अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था? तो किस देश में चलाया गया था आपसे पूछा जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। आंसर आपका साथों यहां पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर अभी शर्मा, सानिया कुमारी, राजीव कुमार चौधरी, ज्योति, अमरजीत, संगम, रबीना परवीन, जितेंद्र, लालू राजीव, ज्योति, तानी एग्रीकल्चर, उसके बाद डीएच है, डीजीएमजी लिखा हुआ है। तो सभी लोग साथियों आंसर देते जाइए, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन इसका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, मुझे बताइए। चलिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है एक बार कमेंट करके मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब साथियों 6 वर्ष है तो बिल्कुल सही है। अच्छा, लोकसभा के सदस्य का बताइए, है ना, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो ये आप लोग एक बार बताइए, यही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर 7 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, है ना, या 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए? तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो क्या आपका साथ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? आप लोग याद रखेंगे, रॉब्सपियर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस में आतंक का राज्य रॉब्सपियर के शासनकाल को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला, है ना, वर्ष कौन सा है? तो कब हस्ताक्षर हुए थे साथियों गांधी इरविन समझौते पर? बताइए, 1930 में, 31 में, 29 में या 35 में? तो अगर आपका जवाब 1931 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कहने के कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? तो जापान था, जर्मनी था, इटली था, लेकिन चीन नहीं था। अब चीन नहीं था साथियों, तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, देखते हैं भैया इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन
राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इनमें से क्या साथियों कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर, बाकी सारे अंग हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर साथियों कहाँ तैयार हुआ? मैं कहूंगा सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ। बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो सातों 1915 में लौटे थे। बिल्कुल सही, 1915 में लौटे थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कौन सी नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम? औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ था, ये एक बिल्कुल। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, बिल्कुल। राष्ट्र संघ का गठन, ये बिल्कुल एक तरीके से परिणाम नहीं है दूसरे विश्व युद्ध का, नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर। मानव और नागरिकों के लिए, मानव और नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में क्या बात गलत है, यानी कि कौन कौन सी बात सही है? तो इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया है। मानव और नागरिकों के अधिकार, है ना, सभी वयस्कों को मत अधिकार दिया गया है। अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार दिया गया है। फटाफट बताइए। चलिए, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? चलिए, इसमें मुझे साथियों कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए इसको हम स्किप ही कर देंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, इसमें मुझे सारे ही सही लग रहे थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका सही जवाब हो सकता है चूड़ामन, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता, तो मैं कहूंगा चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। अगला देखिए, कह रहे कि पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे? तो किसके माध्यम से? खैबर दर्रे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। उसके बाद देखिए, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अल्पाइन वन से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? मुझे बताइए। तो नाथुला दर्रा की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वो क्या है? तो वो क्या है साथियों? वो अकेसिया है। अकेसिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि किस नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है? ये एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। अभी साथियों मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बस 2-4 मिनट में, 1-2 मिनट में, 2-3 मिनट में मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगर आप मैथ के सेक्शन में 10 में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरे 10 कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं। और ये 10 कॉन्सेप्ट साथियों, 10 के 10 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छप सकते हैं, है ना। चलिए, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर कोसी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा की घूर्ण अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे, 28 दिन, या साथियों 12 घंटा, या 1 वर्ष? मैं कहूंगा 28 दिन चंद्रमा की घूर्ण अवधि होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? मुझे बताइए। चलिए, तो उत्तर पूर्व मानसून है, बिल्कुल सही साथियों, उत्तर पूर्व मानसून है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी साथियों गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी है। अगला देखिए, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कौन सा वर्ष था? तो वो साथियों कौन सा वर्ष हुआ था? यानी कि 1992 में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है बताइए। तो भारत में 18 रेल मंडल हैं। कितने? 18 रेल मंडल हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका सी हो जाएगा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है, तो वो राज्य साथियों कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों वो राज्य ओडिशा है, यानी कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र ये ओडिशा में स्थित है। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें साथियों,
झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगला देखिए, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करते, यानी कि जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, मुझे बताइए। अक्षांश करता है, समुद्र से दूरी करता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति करती है, लेकिन परिभ्रमण गति नहीं करती है, नहीं करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशाल जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही थी, है ना, द्वितीय सर्वाधिक रही थी, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रही थी, तो ये जवाब आपका तृतीयक हो जाएगा, यानी कि तृतीयक व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रही थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। करेंगे साथियों, कहां 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो साथियों भुवनेश्वर में प्रदान किए गए हैं। आंसर आपका बी होगा। करंट अफेयर के सवाल साथियों अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो अगर आप अपनी करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितने के जितने सवाल करंट अफेयर के आए वो सारे के आपको आते हों और आप तैयार कर लें, तो अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए। उसके बाद देखिए, करके कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो कौन साथियों बने हैं, इनका नाम है नर्मदेश्वर तिवारी, और नर्मदेश्वर तिवारी ही भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कहने के जो रम्माण उत्सव है ना, रम्माण उत्सव, ये हाल फिलहाल में अभी कहां पर मनाया गया है, तो रम्माण उत्सव साथियों अभी हाल फिलहाल में ये उत्तराखंड में मनाया गया। कहां पर, उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, कहने के भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा, तो किसकी बात चल रही है साथियों, अंगोला की बात चल रही है। यानी कि भारत जो है ना, ये अंगोला देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, करेंगे 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये साथियों मुंबई में आयोजित हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है, मुंबई में आयोजित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कह सकता हूं साथियों आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है। चलिए अगला देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान के ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं। क्या इनका नाम है, मोहम्मद असीम मलिक इनका नाम है। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है, तो इन्होंने कहां पर किया है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में किया है। यानी कि मनसुख मंडाविया ने अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा है, तो किसकी साथियों बात चल रही है, मैं कहूंगा चीन का जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, 2025 यानी कि इसी वर्ष सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा है, तो चीन बन चुका है। चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो साथियों कहां पर किया गया है, क्या नई दिल्ली में किया गया है, बिल्कुल साथियों नई दिल्ली में ही किया गया है बोडोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन इसके सीईओ कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, अरुण सिंघल, आलोक जोशी, अमितेश कुमार सिन्हा। मैं कहूंगा इनका नाम अमितेश कुमार सिन्हा है और ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने। अच्छा, क्या आपको सीईओ की फुल फॉर्म पता है साथियों, तो एक बार कमेंट में मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सही जवाब दे देंगे, है ना। साथियों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि वीडियो को लाइक एक बार आप लोग कर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है, तो किसको बनाया गया साथियों, फटाफट एक बार मुझे आप लोग बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इनका नाम है माइक वॉल्टज, और माइक वॉल्टज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है, तो साथियों कहां पर किया है, क्या तिरुवनंतपुरम में किया है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। उसके बाद देखिए, कह के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है, तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है, क्या आंध्र प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही,
आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विष्णु प्रसाद का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या वो एक लेखक थे, वो एक अभिनेता थे, वो एक पत्रकार थे, कौन थे वो? तो वो साथियों एक अभिनेता थे, है ना, एक्टर थे साथियों वो। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस क्वेश्चन को और बताइए कि सब सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई साहब। चलिए, यानी कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 2023 का, मिला कब है? 2025 में मिला है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा चिराग शेट्टी को भी मिला है और सात्विक साईराज को भी मिला है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है साथियों? फटाफट बताइए। चलिए, क्या इस सवाल का जवाब आपका हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा कि रामकृष्ण राव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? रामकृष्ण राव ने साथियों ग्रहण किया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? बी के साथ। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर का है ये भी सवाल। इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। यानी कि हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य ने लगा दिया है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा मध्य प्रदेश ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद देखिए, जारी केयर एज रैंकिंग, राज्य रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहां से साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपको अभी तक जिस चीज का इंतजार था वो चीज, वो सेक्शन साथियों आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो सभी आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोग तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक थंब का साथियों चिन्ह जो है वो छोड़िए, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अब आप लोग मैथ के लिए तैयार है। और मैथ में टारगेट आपको मालूम होना चाहिए कितने में से कितने, 10 में से 10, 9 भी नहीं चलेंगे, 10 सवाल आएंगे, 9 भी नहीं चलेंगे, 10 के 10 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि एक परीक्षा में, बहुत आराम से समझेंगे इन सवालों को, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 93% विद्यार्थी पास हुए। यानी कि देखिए कुल मिला के साथियों 100% बच्चे होंगे, जिसमें से 93% बच्चे जो है ना वो क्या हो गए साथियों? 93% बच्चे साथियों पास हो गए। चलिए, अच्छी बात है ये तो, 93% बच्चे पास हुए। अच्छा आप बताइए कितने प्रतिशत बच्चा फेल होगा? 7% बच्चा साथियों फेल हो जाएगा, है ना, 7% बच्चा फेल हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 9275 बच्चा फेल हुआ, यानी कि अनुत्तीर्ण हुआ। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी कि आपको 100% कितना होगा ये आपको यहां पर बताने। देखिए अब यहां पर एक चीज हमें दे दी गई है, कहने के 7% बच्चे फेल हुए हैं और 7% बच्चे फेल, यानी कि हमें उसकी वैल्यू दे दी गई है 9275। तो कुल मिला के साथियों आपको 100% की वैल्यू बताना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 7% की वैल्यू जब 9250 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9275/7। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से आप गुणा कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 जाएगा 22 हो गया, 7 तिया 21, 1 जाएगा, 7 दूना 14, 3 जाएगा 35 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि 1325 की गुणा 100 से करिए। 1325 की गुणा साथियों जब हम 100 से करेंगे तो ये साथियों 1,32,500 हो जाएगा। 1,32,500 कहां पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के कुल विद्यार्थी कितने थे? 1,32,500 थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और आप लोग मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई, पानी पी लूं थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। तो आखिर देख लेते हैं साथियों इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे साथियों ये सवाल आपका हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में
75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं साथियों परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे सातों? 100 होंगे। तो एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए, यानी कि अधिकतम अंक के 75% अंक इसने प्राप्त हो किए होंगे, एक्स के 75% अंक इसने प्राप्त किए होंगे, ठीक है। यानी कि उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले, मतलब जो दूसरा विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए हैं, है ना, एक्स का 60% अंक प्राप्त हुए हैं। तो एक्स के इसको कुल अंक के 60% अंक इसको प्राप्त हुए हैं, है ना, लेकिन उसके 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। तो इसको साथियों 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अब इसके नंबर और इसके नंबर बराबर हैं, ये यहां पर कहा गया। इसको पढ़िए ना, समझ में तो आएगा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितने होंगे? परीक्षा के अधिकतम अंक हमने एक्स माने हैं, तो इसको कैलकुलेट करके आपको एक्स की वैल्यू बताना होगी, बस, और कोई दिक्कत नहीं। देखिए 75 की एक्स से गुणा करोगे तो यहाँ पर 75 एक्स आ जाएगा, बटे 100 आ गया, और एक तरीके से अगर बात करें ये 60 एक्स हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं साथियों, ये 60x/100 ये इधर ले आते हैं, बराबर के उधर है, इधर आएगा तो ये साथियों माइनस का हो जाएगा, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 30 हो जाएगा। तो इसको आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। अब देखिए आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, अब कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, नीचे 100 है, नीचे 100 है, तो ये हम एक बार लिखेंगे। ऊपर 75x में से 60x जाएगा तो साथियों 15x बचेगा, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा? 15x बराबर 3000 हो जाएगा। कैसे? 100 की गुणा हो जाएगी 30 से। अब x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 3000 बटे 15 हो जाएगा। इसको जरा कट करिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30, डबल जीरो लग गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों? 200 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 200 होंगे। 200 जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास भाई। लक्ष्मण बॉस है, उसके अलावा क्रेजी गर्ल, मेनका पासवान, उसके अलावा किताब सिंह, बबीता रानी, एग्रीकल्चर, अभी, प्रवीण, है ना, सभी लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों? देखिए इस क्वेश्चन को और फटाफट बताइए कि सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रही कि रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? यानी कि वो एक बल्ला लाता है 2320 रुपए में और उस पर 180 रुपए और खर्च करता है, यानी कि टोटल उसको बल्ला कितने में हुआ? देखिए जरा कितने में हुआ, ये मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, है ना। उसको बल्ला जो मिला है मेरे ख्याल से 2500 रुपए का उसको बल्ला पड़ा है, ठीक है ना। अब वो उसको करता क्या? वो उसको 2400 रुपए में बेच देता। तो ये तो उनने घाटे का सौदा कर दिया, बेवकूफ था क्या। तो 100 रुपए का उसको घाटा हुआ, लेकिन 100 रुपए को आपको प्रतिशत में बदल के बताना है। तो प्रतिशत में किसी भी नंबर को बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लगाते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा? जितने में उसको बल्ला पड़ा है, 2500 रुपए में पड़ा है, 2500 नीचे आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि उसको 4% की हानि होगी। और 4% की हानि कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल। आखिर इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिए और बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। बताइए भाई साहब, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए भाई, तो आपसे साथियों यहां पर क्या कहा जा रहा है? 7200 रुपए को जो है ना 3 लोगों में बांटा गया है। किस किस में बांटा गया है? पी में, क्यू में, आर में, इन 3 लोगों में बांटा गया है। और पी को जो दिया गया है वो 1/2 दिया गया है, क्यू को 4 दिया गया है और आर को 3/2 दिया गया है। इसके अनुपात में बांटा गया है। तो आर का हिस्सा साथियों कितना है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अब देखिए
हमें टोटल पैसे पता हैं, है ना, हमको निकालना है कि तीनों को कितने कितने रुपए बांटे गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पी आपका हो गया, क्यू ये हो गया और आर ये हो गया। कैसे अनुपात में है, ये 1/2 है और ये 4/1 मान लेते हैं, है ना, बटे में एक लगा सकते हैं और ये सातों 3/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात आपको सातों क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, अब साथियों इन, अब हमें क्या, हमें साथियों ऐसे न, ऐसा अनुपात चाहिए जिसके 1:2:3 इस टाइप से हमें अनुपात चाहिए है। तो इसके लिए कभी भी अगर आपके सामने ऐसा अनुपात आ जाए बटे वाला और आपको सिंपल सा अनुपात चाहिए हो, तो आप हमेशा ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इनका आप साथियों एलसीएम निकाल देना। 2 1 2 इनका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से कट होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे, सब में 2 की गुणा आपको कर देना है, सब में 2 की गुणा आपको कर देना है। अब देखिए 2 से 2 कटा, यहां पर 1 आ गया, उसके बाद 2 चौक 8 हो गया, अब 2 से 2 कटेगा 3 आ जाएगा, यानी कि P अनुपात Q अनुपात R कितना आ चुका है, 1:8:3 आ चुका है। तो अब आपसे R का हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि ये 3 का मान पूछा जा रहा है। टोटल राशि कितनी है, 7200, आपको बताना है R का हिस्सा, R का हिस्सा 3 है, नीचे आ जाएगा इन सब का योग, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 पंजे 60, 12 छंग आपके 72 हो जाएंगे और 600 तिया कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा R का हिस्सा कितना होगा साथियों, 1800 का होगा। अब अगर आपसे मान लीजिए P का हिस्सा पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, टोटल राशि कितनी है, 7200 है और P की राशि 1 है, नीचे इन सब का योग आएगा जो कि 1200 है, 12 है सॉरी, है ना, 12 छंग आपका 600 हो जाता कुल मिला के आपका, है ना। तो इस टाइप से साथियों इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए खैर, ये चीजें आपके समझ में आई, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। आप आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करिए, गलत बात है भाई साहब, आंसर जो है ना आप मुझसे पहले देने की कोशिश करिए। यानी कि दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। डिक्टो आपके एग्जाम में साथियों छपेगा, डिक्टो जैसा यहां आपको दिख रहा है ना साथियों, वैसा ही आपकी परीक्षा में छपेगा, ये समझ लीजिए। तो इसलिए फटाफट इस सवाल का भी आप लोग जवाब दे दीजिए मुझे। चलिए भाई, सर हमको कोई बार बार ब्लॉक कर दे रहा है। कौन ब्लॉक कर रहे हैं, कोई भी करे मैं ना करूं, है ना, कोई भी करे लेकिन मैं ना करूं। अगर मैंने कर दिया तो फिर आप क्लास में भी नहीं आ पाओगे, है ना। तो इसलिए किसी से भी आप दुश्मनी ले सकते हो, मुझसे मत लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही, यानी कि एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, विपरीत दिशा में चल रही, यानी कि ये अगर इधर आ रहा है तो ये वाली रेलगाड़ी इधर आ रही है। चलिए, कभी भी अगर ये सिचुएशन होती कि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो हमेशा वो प्लस हो जाती हैं। उसके बाद कहने कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर, यानी कि इस रेलगाड़ी की लंबाई भी 320 मीटर है और इसकी भी साथियों 320 मीटर है, और कहने कि 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो कुल मिला के आपसे चाल पूछी जा रही है, और चाल बराबर क्या होता है साथियों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहां पर दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी ट्रेन की चाल, सॉरी, दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 320 है, तो दो ट्रेनें हैं ना, तभी साथियों 320 और 320, और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर एक इधर जा रही होती दूसरी भी उधर जा रही होती तो फिर माइनस वगैरह वहां पर हो जाता, लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये साथियों प्लस हो जाएंगी, ये दूरी कहलाई जाएगी। और समय तो आपको दे ही रखा है, 18 सेकंड का साथियों यहाँ पर आपको समय दे रखा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर ये बात अगर क्लियर हो गई है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई है साथियों, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर बात करें, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है साथियों, 320 है, और वो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल यहां पर पूछिए, मान लीजिए चाल हम साथियों एक्स मान लेते हैं, यानी कि इसकी जगह पर एक्स हम रख लेंगे। तो अब यहां पर साथियों एक एक्स नहीं आएगा, अब यहां पर दो एक्स आएंगे, क्यों, क्योंकि ये डबल हो गया है।
है ना। तो साथियों ये कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, बिल्कुल 640 बटा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए ये दो नीचे आ जाएगा, x बराबर 640 बटा 2 गुणा 18 हो गया, ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। यानी कि x बराबर साथियों 320 बटा 18 आ गया। ये बात क्लियर। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखिए कि आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं, और यहां पर हमने जो निकाला है वो 320 बटे 18, ये चाल निकली है, लेकिन ये चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है साथियों, तो 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिया, इस 18 से 18 कैंसिल, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यानी कि जो चाल आएगी वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही। सर थोड़ा फास्ट कीजिए, और भी क्वेश्चन आंसर करना है, कोई बात नहीं। अब 100 में से क्या लिखा हुआ है, 100 में से 10 दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं ना सर, थोड़ा ठीक है तेज करते हैं तो तेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तेज अच्छा लग रहा है तो मैं आपको तेज, लेकिन अब मैथ के क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं, है ना। किस्मत देखिए साथियों अपनी, मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के क्वेश्चन इसको हम लोग फटाफट देख लेंगे। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डिजर्ट्स। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने, इसके इस पूरे के लिए एक वर्ड आपका क्या आएगा, देखिए उसको हम लोग एक मतलब लोगों का काफिला है एक, वो जा रहा है टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डिजर्ट, रेगिस्तान पार कर रहा है, तो उसको एक काफिला कहा जाएगा, लोगों का समूह कहा जाएगा। और लोगों के समूह को, काफिले को क्या कहा जाता है, कैरावन कहा जाता है। कैरावन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि एराउस का आपको एंटोनिम बताना है। तो एराउस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करें तो एराउस की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं भड़काना। एराउस का मतलब होता है किसी को भड़काना, लेकिन इसका एंटोनिम आपको बताना है तो मैं कहूंगा किसी को भड़काना नहीं बल्कि किसी को शांत करना। क्या करना, किसी को शांत करना। तो इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग होती है शांत करना, मैं कहूंगा सीज का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं शांत करना। तो ये आपका साथियों आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन। अच्छा मतलब आपको बताने कि अफेक्शन की जगह पर यहां पर साथियों क्या चीज आएगी बताइए, है ना। अफेक्शन की अगर बात करते हैं साथियों, द कलेक्शन एंड अफेक्शन ऑफ रेन वाटर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। तो यहां पर यूटिलाइजेशन आ जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सीता वाज ऑड, क्या आएगा, सीता वाज ऑड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड had happened at the neighbor's place that morning। ऑड आएगा, क्यूरियस आएगा, एसेंट्रिक आएगा या पेकुलियर आएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर क्यूरियस आएगा। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यानी कि इसका मतलब आपको बताना है वर्क लाइक ए ड्रीम, यानी कि सपनों की तरह काम करना। क्या, सपनों की तरह काम करना। जैसे कि आपका सपना है कि भाई वर्दी में आप हो, है ना, और वर्दी में आप हो पुलिस की या दरोगा की वर्दी में, पुलिस की, बिहार पुलिस की, तो वो आपका एक सपना है। क्या है साथियों, आप सपना, और जब वो पूरा हो जाता है यानी कि सफलता आपको मिल गई, तो ए प्लान सक्सीड परफेक्टफुली, कल तक आपका सपना था और आज हकीकत में बदल गया है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ये तो साथियों आपकी क्लास एंड हो गई। 100 में से 50 आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। 50 में भाई मुश्किल है, 50 में मुश्किल है, थोड़ा सा और अपना स्कोर आप लोग बढ़ाने की कोशिश करिएगा, इतने में थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब। चलिए, तो अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। देखिए बिहार पुलिस में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, दो काम मैं आपको बताऊंगा। कितने काम, मैं आपको दो काम बताऊंगा, दो काम आपको करना है। पहला काम आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है ना। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आप हमारी क्या देखेंगे, आप हमारी वहां पर लगभग, यहां पर तो मौजूद नहीं है, एक सेकेंड, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट सिलेक्शन चैनल पर आप क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारी पिछले 10 दिन की वीडियोस साथियों मिल जाएंगे। मैं कहूंगा उन सभी वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। क्या मजबूत हो जाएगी साथियों, बुनियाद आपकी वहां पर मजबूत हो जाएगी। और जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तो ये समझ लीजिए पेपर को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है।
वहां पर साथियों आपको पूरे पूरे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। क्या पूरे पूरे साथियों मॉडल पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन के। तो उससे अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। तो फटाफट जाइए, जब भी आपका पेपर है डेली 2 से 4 वीडियो आप देखिए, आपकी तैयारी तगड़ी हो जाएगी। और उसके अलावा साथियों मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ के बारे में जिक्र किया है। पहली पीडीएफ में तो आपको साथियों 10 सैंपल पेपर दिए जाएंगे, जैसा आपका पेपर पूछा है ना, 10 सैंपल पेपर दिए जाएंगे और ये साथियों सॉल्यूशन के साथ हैं। हर एक सैंपल पेपर में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के नीचे ही उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को साथियों मिल जाएगा। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर दिए जा रहे हैं। क्या यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का अभी पिछली साल ही 2024 में जो पेपर हुए थे उन सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको दिए जाने, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी साथियों उपलब्ध कराई जा रही है। 1000 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन है, ये सबसे अच्छी बात है ना। तो साथियों ये काम अगर आप करेंगे तो आपका पेपर ये क्रैक हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इस बार 70 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। 70 तो करिए करिए सर। बिहार का कट ऑफ कितना जाएगा, एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल ने बता दिया 70 के आसपास जाएगा। बिल्कुल मुझे भी ऐसी लग रहा है 70 के आसपास ही जाएगा, है ना। तो कल वाला पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, जो पेपर वगैरह मिलेगा ना उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। इसलिए चैनल पर अगर जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन का मैं हल कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के, विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, बिहार जीके के जितने क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, जितने क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, सारे क्वेश्चन का एकदम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल आपका जैसा पेपर आएगा वैसे संभावित मैं पेपर प्रश्न पत्र बनवाऊंगा पूरी टीम के सहयोग से। वैसे प्रश्न पत्र मैं बनवाऊंगा और वो आपको साथियों सॉल्व कराऊंगा। मेरा मानना है कि अगर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर को पास करने की बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं अब जो कह रहा हूं वो आप करिए, है ना। ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरा क्वेश्चन पेपर भी मैं साथियों डाल दूंगा, है ना। वो पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा ग्रुप में। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फॉलो लिखा होगा साथियों, फॉलो आप लोग कर लेना। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। और एक बार कमेंट में बता देना मुझे तैयारी आपकी कितनी हो चुकी है। जय हिंद साथियों।